नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिगरिंग आउट फाइनेंस चैनल में। दोस्तों ये है पार्ट 9 आईडीबीआई बैंक इंटरव्यू के लिए। अगर आपने इसके बाकी के पार्ट नहीं देखे हैं अब तक तो आप उनको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप इनको सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएँगी और आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आप सही डायरेक्शन में अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके आने वाले इंटरव्यू के लिए। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ लोन प्रोडक्ट, क्रेडिट प्रोसेस और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। दोस्तों बैंक्स का मेजर काम लेंडिंग होता है। इस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाना बहुत ही कॉमन है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में मैंने टोटल 10 क्वेश्चन लिए हैं जो प्रीवियस ईयर इंटरव्यू के बेसिस पर डिजाइन किए गए हैं। ये क्वेश्चन आपसे हर बार पूछे ही जाते हैं इंटरव्यू में, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और लास्ट में मैंने कुछ प्लेलिस्ट सजेस्ट की हैं जो आपके आईडीबीआई बैंक इंटरव्यू के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इफ अ कस्टमर वॉक्स इनटू अवर ब्रांच रिक्वेस्टिंग अ होम लोन, व्हिच डॉक्यूमेंट वुड यू कलेक्ट फ्रॉम देम। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, होम लोन एप्लीकेशन प्रोसेस करते टाइम हम जनरली डॉक्यूमेंट को 3 कैटेगरी में कलेक्ट करते हैं। केवाईसी डॉक्यूमेंट, इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट और प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट। सबसे पहले अगर केवाईसी की बात करें तो कस्टमर से फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म विद फोटोग्राफ लिया जाता है। साथ ही आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ कलेक्ट किया जाता है। इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे डॉक्यूमेंट इंक्लूड हो सकते हैं। उसके बाद इनकम प्रूफ देखा जाता है। अगर कस्टमर सैलरीड है तो उनसे लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप, फॉर्म 16 या आईटीआर और लास्ट 6 मंथ के बैंक स्टेटमेंट लिए जाते हैं। अगर कस्टमर सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट, बिजनेस प्रूफ, लास्ट 3 ईयर का आईटीआर, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैंक स्टेटमेंट कलेक्ट किया जाता है। और अगर कस्टमर बिजनेसमैन है तो इन डॉक्यूमेंट के साथ साथ बिजनेस प्रोफाइल भी लिया जाता है। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट में जनरली सेल डीड, अप्रूव बिल्डिंग प्लान, टाइटल डॉक्यूमेंट, बिल्डर या सोसाइटी का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट कलेक्ट किए जाते हैं। इसके अलावा प्रोसेसिंग फ़ी, चेक भी कलेक्ट किया जाता है। और इंडिविजुअल केस के अकॉर्डिंग बैंक अगर ज़रूरत हो तो कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट भी मांग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू टेल अस व्हाट अ सिविल स्कोर इज, व्हाट स्कोर इज जनरली कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल फॉर लोन अप्रूवल एंड नेम द 4 क्रेडिट ब्यूरोज इन इंडिया। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, सिविल स्कोर एक 3 डिजिट नंबर होता है जो 300 से 900 के बीच होता है। ये किसी इंडिविजुअल की क्रेडिट वर्दीनेस को शो करता है। मतलब कस्टमर लोन और क्रेडिट का यूज़ कितना रेस्पॉन्सिबली करता है, उसका रीपेमेंट हिस्ट्री कैसा है और उसका ओवरऑल लोन बिहेवियर कैसा रहा है। अगर स्कोर 900 के करीब होता है तो इसका मतलब है कस्टमर फाइनेंशियली ज़्यादा रिलायबल है और लेंडर के लिए रिस्क कंपैरेटिवली कम है। लोन अप्रूवल की बात करें तो जनरली 750 और उससे ऊपर का स्कोर मोस्ट बैंक के लिए आइडियल माना जाता है। अगर स्कोर 700 से 749 के बीच हो तब भी लोन कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन कुछ केस में बैंक थोड़ा हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकते हैं या एडिशनल चेक्स कर सकते हैं। सर, इंडिया में आरबीआई लाइसेंस 4 क्रेडिट ब्यूरोज हैं। पहला है ट्रांस यूनियन सिविल, सेकंड एक्सपीरियन, थर्ड इक्विफैक्स और फोर्थ सीआरआईएफ हाई मार्क। सर, एक इम्पॉर्टेंट रिसेंट अपडेट ये भी है, जनवरी 2025 में आरबीआई ने लेंडर्स को डायरेक्ट किया है कि क्रेडिट ब्यूरो रिकॉर्ड को हर 15 डेज में अपडेट किया जाए। इससे क्रेडिट रिपोर्टिंग और ज़्यादा फास्ट और एक्यूरेट हो गई है, जिससे कस्टमर और बैंक्स दोनों को बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ सिक्योर्ड लोन एंड अनसिक्योर्ड लोन विथ 3 एग्जाम्पल ऑफ ईच। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन के बीच का मेन डिफरेंस कोलेटरल या सिक्योरिटी का होता है। सिक्योर्ड लोन वो लोन होता है जहां बोरोवर बैंक को कोई असेट कोलेटरल के रूप में देता है। अगर बोरोवर फ्यूचर में रीपेमेंट करने में फेल हो जाता है तो बैंक उस असेट को सेल करके अपना पैसा रिकवर कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ अनसिक्योर्ड लोन में बोरोवर को कोई कोलेटरल देने की ज़रूरत नहीं होती। बैंक एज ए लोन को मेनली बोरोवर की क्रेडिट वर्दीनेस, रीपेमेंट हिस्ट्री और रीपेमेंट कैपेसिटी को देखकर अप्रूव करता है। सर, सिक्योर्ड लोन के 3 एग्जांपल हैं। पहला होम लोन, जहां प्रॉपर्टी खुद कोलेटरल के रूप में काम करती है। सेकंड ऑटो लोन, जहां व्हीकल बैंक के पास सिक्योरिटी के रूप में कंसीडर किया जाता है। थर्ड गोल्ड लोन, जहां कस्टमर अपने गोल्ड ऑर्नामेंट्स और सिक्योरिटी के रूप में बैंक के पास रखता है। और सर, अनसिक्योर्ड लोन के 3 एग्जांपल हैं। पहला पर्सनल लोन, जिसमें जनरली किसी कोलेटरल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सेकंड एजुकेशन लोन अप टू अ डिफाइंड लिमिट, जो सर्टेन कंडीशन के अंदर बिना कोलेटरल के दिया जा सकता है। थर्ड क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग, जो भी अनसिक्योर्ड क्रेडिट का एक एग्जांपल है। सर, आईडीबीआई बैंक अपने वैल्यूड कस्टमर को ये सारे लोन प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है और कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सूटेबल फाइनेंसिंग सॉल्यूशन ऑफर करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट ईएमआई इज, गिव अस द फॉर्मूला एंड एक्सप्लेन हाउ टेन्योर इम्पैक्ट द टोटल इंटरेस्ट अ कस्टमर पे। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, ईएमआई का फुल फॉर्म होता है इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ये एक फिक्स्ड मंथली अमाउंट होता है जो बोरोवर हर मंथ बैंक को पे करता है लोन रीपे करने के लिए। इस ईएमआई में दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट। सर, अब अगर टेन्योर की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर कस्टमर लॉन्गर टेन्योर चूज करता है तो मंथली ईएमआई कम हो जाती है। इससे रीपेमेंट कंफर्टेबल लगती है, लेकिन एक ड्रॉबैक भी होता है, टोटल इंटरेस्ट पेमेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। दूसरी तरफ अगर कस्टमर शॉर्टर टेन्योर चूज़ करता है तो मंथली ईएमआई थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट काफ़ी कम रहेगी। फॉर एग्जांपल सर, अगर 5 लाख का लोन 10% एनुअल इंटरेस्ट पर 5 ईयर के लिए लिया है तो टोटल इंटरेस्ट कंपैरेटिवली कम होगा। लेकिन वहीं सेम लोन अगर 10 ईयर तक एक्सटेंड कर दिया तो मंथली ईएमआई कम हो जाएगी, लेकिन ओवरऑल इंटरेस्ट का बर्डन काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा। सर, एज़ अ बैंकर मैं कस्टमर को हमेशा ये सजेस्ट करूँगा कि वो ऐसा टेन्योर चूज़ करे जो उनकी मंथली रीपेमेंट कैपेसिटी को भी सूट करे और ओवरऑल इंटरेस्ट कॉस्ट भी मिनिमम रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन द की डिफरेंस बिटवीन अ टर्म लोन एंड अ वर्किंग कैपिटल लोन एंड विच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज मेनली डिपेंड ऑन ईच। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्रेडिट प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन दोनों का पर्पस अलग होता है। टर्म लोन जनरली लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट के लिए दिया जाता है। इसका यूज़ फिक्स असेट क्रिएट करने के लिए होता है, जैसे मशीनरी परचेज करना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना या किसी नए प्रोजेक्ट को सेटअप करना। आईडीबीआई बैंक भी टर्म लोन प्रोवाइड करता है न्यू यूनिट सेटअप, एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन और मॉडर्नाइजेशन के लिए। ये रुपीस और फॉरेन करेंसी दोनों में अवेलेबल हो सकता है। दूसरी साइड वर्किंग कैपिटल लोन शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए होता है। इसका पर्पस बिजनेसेस की डेली ऑपरेशनल नीड को सपोर्ट करना होता है, जैसे रॉ मटेरियल परचेज करना, इन्वेंट्री मेंटेन करना, वेजेस पे करना या डे टू डे बिजनेस एक्सपेंस मैनेज करना। आरबीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, बिल डिस्काउंटिंग और लेटर ऑफ क्रेडिट के फॉर्म में दिया जा सकता है। अगर इंडस्ट्रीज की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और पावर सेक्टर जैसी इंडस्ट्री जनरली टर्म लोन पर ज़्यादा डिपेंड करती हैं, क्योंकि इन्हें हैवी इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म असेट की रिक्वायरमेंट होती है। वहीं एफएमसीजी, रिटेल, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल और एमएसएमई सेक्टर वर्किंग कैपिटल लोन पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं, क्योंकि इन सेक्टर में डेली बिजनेस ऑपरेशन स्मूथली चलाने के लिए रेगुलर फंड की ज़रूरत होती है। सिंपल वर्ड में कहें तो टर्म लोन बिजनेस की ग्रोथ और असेट क्रिएशन के लिए होता है, जबकि वर्किंग कैपिटल लोन बिजनेस के डेली ऑपरेशन को स्मूथली चलाने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट अ मोरेटोरियम पीरियड इज इन अ लोन व्हेन बैंक्स टिपिकली ऑफर इट, हाउ इट अफेक्ट द टोटल इंटरेस्ट अ बोरोवर एंड अप पेइंग। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, मॉरेटोरियम पीरियड एक टेम्परेरी रीपेमेंट हॉलीडे होता है जिसमें बोरोवर को कुछ टाइम के लिए ईएमआई पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ईएमआई रुकती है लेकिन इंटरेस्ट रुकता नहीं है। आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट पर इंटरेस्ट कंटिन्यूसली कैलकुलेट होता रहता है। और सर, ये लोन वेवर नहीं होता। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि पेमेंट माफ़ हो गई, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ रीपेमेंट को कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन करता है। बैंक नॉर्मली मॉरेटोरियम कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में प्रोवाइड करती हैं, जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम, नेचुरल डिजास्टर के टाइम या फिर कुछ स्पेसिफिक लोन प्रोडक्ट में। एग्जांपल के लिए कोविड-19 के टाइम आरबीआई ने बैंक्स को परमिशन दी थी कि वो टर्म लोन पर 6 मंथ का मॉरेटोरियम प्रोवाइड कर सकें। इसी तरह एजुकेशन लोन में भी मॉरेटोरियम दिया जाता है, जैसे आईडीबीआई बैंक एजुकेशन लोन में कोर्स ड्यूरेशन प्लस 1 ईयर का मॉरेटोरियम प्रोवाइड करता है। इसका पर्पस ये होता है कि स्टूडेंट को पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जॉब सिक्योर करने का सफिशिएंट टाइम मिल जाए और उसके बाद रीपेमेंट स्टार्ट हो। सर, अगर इम्पैक्ट की बात करें तो मॉरेटोरियम पीरियड के दौरान जो इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो जाता है। इस वजह से बोरोवर का टोटल इंटरेस्ट बर्डन इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद जनरली दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो ईएमआई अमाउंट इंक्रीज हो सकता है या लोन टेन्योर एक्सटेंड हो सकता है। इसीलिए सर, कस्टमर पर्सपेक्टिव से मैं हमेशा ये सजेस्ट करूँगा कि अगर फाइनेंशियली पॉसिबल हो तो मॉरेटोरियम पीरियड के दौरान कम से कम इंटरेस्ट पोर्शन कंटिन्यू करना चाहिए। इससे फ्यूचर में टोटल फाइनेंशियल बर्डन काफ़ी हद तक रिड्यूस हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू विल बी हैंडलिंग लोन फाइल एट आईडीबीआई बैंक फ्रॉम डे वन।
कैन यू एक्सप्लेन द क्रेडिट अप्रेजल प्रोसेस एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द 5 सीज ऑफ द क्रेडिट इन एवेल्यूएटिंग अ बोरोवर? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, क्रेडिट अप्रेजल एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है जिसका यूज बैंक किसी भी बोरोवर की क्रेडिट वर्दीनेस एवेलुएट करने के लिए करते हैं, लोन सैंक्शन करने से पहले। आईडीबीआई बैंक जनरली इस प्रोसेस में सबसे पहले बोरोवर के डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए जाते हैं, उसके बाद इनकम वेरीफाई की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज किया जाता है, रिस्क असेस किया जाता है और फिर लैंडिंग डिसीजन लिया जाता है। इस पूरे एवेल्यूशन प्रोसेस में 5 सीज ऑफ क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें पहला है कैरेक्टर। इसका मतलब होता है बोरोवर की रीपेमेंट हिस्ट्री और उसका क्रेडिट बिहेवियर, यानी क्या बोरोवर पहले लोन या ड्यू टाइम पर रीपे करता रहा है या नहीं। दूसरा है कैपेसिटी। कैपेसिटी चेक करती है कि बोरोवर की रीपेमेंट एबिलिटी कितनी है। इसमें इनकम, कैश फ्लो और एग्जिस्टिंग लायबिलिटीज देखी जाती हैं। तीसरा है कैपिटल। कैपिटल बोरोवर की खुद की फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन को शो करता है। अगर बोरोवर खुद भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो बैंक का रिस्क कंपैरेटिवली कम हो जाता है। फोर्थ है कोलेटरल। कोलेटरल वो सिक्योरिटी होती है जो बोरोवर बैंक के पास प्लेस करता है, जैसे प्रॉपर्टी या असेट। अगर डिफॉल्ट की सिचुएशन आती है तो ये बैंक को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और फिफ्थ है कंडीशन। कंडीशन में लोन का पर्पस और करंट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंसीडर किया जाता है। सर, आरबीआई के क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट डायरेक्शन 2025 के अकॉर्डिंग बैंक्स को इंडिपेंडेंट क्रेडिट अप्रेजल करना जरूरी होता है और हर क्रेडिट डिसीजन से पहले रिकॉग्नाइज क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी से क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट भी ऑब्टेन करनी होती है। आईडीबीआई बैंक भी इन प्रूडेंट लेंडिंग गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट अ लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी इज एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम अ होम लोन, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एंड यूज एंड द एलटीवी रेशियो? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, एलपीए का फुल फॉर्म होता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ये एक सिक्योर्ड लोन होता है जिसमें कस्टमर अपनी एग्जिस्टिंग रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी को कोलेटरल के रूप में प्लेस करता है ताकि फंड रेज किए जा सकें। सर, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका फ्लेक्सिबल एंड यूज, यानी जो अमाउंट कस्टमर को मिलता है उसका यूज अलग अलग पर्पस के लिए किया जा सकता है, जैसे बिजनेस एक्सपेंशन, एजुकेशन एक्सपेंसेस, मेडिकल ट्रीटमेंट, मैरिज एक्सपेंसेस या किसी भी पर्सनल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए। आईडीबीआई बैंक में लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी फैसिलिटी अप टू 10 करोड़ तक अवेलेबल है, जिसमें टेन्योर 15 ईयर तक हो सकता है और इंटरेस्ट रेट अराउंड 9.5% पर एनम से स्टार्ट होती है। सर, अगर होम लोन की बात करें तो उसका पर्पस क्लियरली डिफाइंड होता है। होम लोन का यूज सिर्फ रेजिडेंटल हाउस परचेज करने या घर कंस्ट्रक्ट करने के लिए किया जा सकता है। इसका यूज किसी और पर्पस के लिए नहीं किया जा सकता। अब अगर लोन टू वैल्यू रेशियो की बात करें तो आरबीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होम लोन में लोन अमाउंट ज़्यादा मिल सकता है, जैसे 30 लाख तक के लोन में 90% तक लोन टू वैल्यू मिल सकती है। 30 लाख से 75 लाख के बीच 80% और 75 लाख से ऊपर 75% तक लोन टू वैल्यू रेशियो मिल सकता है। लेकिन सर, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में लोन टू वैल्यू कंपैरेटिवली लोअर होता है। आईडीबीआई बैंक में रेजिडेंटल प्रॉपर्टी के लिए मैक्सिमम 70% और कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए मैक्सिमम 60% लोन टू वैल्यू रेशियो दिया जाता है। इसका मेन रीजन ये है कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एक मल्टीपर्पस लोन है और उसमें रिस्क कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा कंसीडर किया जाता है। इसलिए अगर शॉर्ट में कंपेयर करें तो होम लोन का पर्पस फिक्स्ड होता है और उसमें लोन टू वैल्यू जनरली हायर होता है, जबकि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का पर्पस फ्लेक्सिबल होता है लेकिन उसका लोन टू वैल्यू रेशियो कंपैरेटिवली लोअर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मॉरिटोरियम वर्सेस रीस्ट्रक्चरिंग वर्सेस वन टाइम सेटलमेंट? एक्सप्लेन व्हेन ईच इज ऑफर्ड टू अ बोरोवर इन फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, ये तीनों बैंक्स के इंपॉर्टेंट टूल होते हैं जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस यानी फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे बोरोवर को सपोर्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मॉरिटोरियम की। मॉरिटोरियम का मतलब होता है लोन रीपेमेंट या ईएमआई पर टेम्परेरी पॉज देना। ये तब दिया जाता है जब बोरोवर को शॉर्ट टर्म कैश फ्लो प्रॉब्लम हो, जैसे किसी की भी जॉब चली गई हो, बिजनेस टेम्परेरीली इम्पैक्ट हुआ हो या नेचुरल कैलेमिटी की वजह से फाइनेंशियल इशू आ गया हो। इस सिचुएशन में बोरोवर को थोड़ा टाइम दिया जाता है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ याद रखना है सर, लोन अकाउंट स्टैंडर्ड ही रहता है लेकिन इंटरेस्ट लगना कंटिन्यू रहता है। सर, अब बात करें लोन रीस्ट्रक्चरिंग की। लोन रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है एग्जिस्टिंग लोन टर्म्स में चेंजेस करना, जैसे ईएमआई अमाउंट को कम कर देना, रीपेमेंट पीरियड को बढ़ा देना या पेमेंट शेड्यूल को रीशेड्यूल कर देना।
ये तब ऑफर किया जाता है जब बोरोवर का बिजनेस या इनकम सोर्स फ्यूचर में सस्टेनेबल हो, लेकिन अभी टेम्परेरी स्ट्रेस फेस कर रहा हो और करंट टर्म्स के अकॉर्डिंग रीपेमेंट करना डिफिकल्ट हो रहा हो। और तीसरा है वन टाइम सेटलमेंट। ये जनरली तब यूज होता है जब लोन अकाउंट एनपीए बन चुका है और बैंक को लगता है कि फुल अमाउंट रिकवर करना डिफिकल्ट है। इस सिचुएशन में बैंक बोरोवर से एक लमसम अमाउंट एक्सेप्ट करता है, जो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट से कम भी हो सकता है, और उसके बाद अमाउंट परमानेंटली क्लोज कर दिया जाता है। सर सिंपल वर्ड में बोलें तो मॉनिटोरियम टेम्परेरी रिलीफ देता है, रीस्ट्रक्चरिंग लोन टर्म्स को मॉडिफाई करता है, और वन टाइम सेटलमेंट फाइनल सेटलमेंट के लिए यूज होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट पीएम मुद्रा योजना एंड कैन यू एक्सप्लेन इट्स लोन कैटेगरी एंड देयर लिमिट्स। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को 8 अप्रैल 2015 को प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। सर इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है फंडिंग द अनफंडेड। इसका मतलब है उन छोटे एंटरप्रेन्योर और स्मॉल बिजनेस ओनर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट देना जिनको नॉर्मली फंडिंग या लोन मिलने में डिफिकल्टी होती है। ये स्कीम मेनली नॉन फार्म और नॉन कॉरपोरेट स्मॉल बिजनेस के लिए कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड करती है, यानी बोरोवर को जनरली कोई सिक्योरिटी या कोलेटरल देने की जरूरत नहीं होती। सर पीएम मुद्रा योजना में बिजनेस की स्टेज के अकॉर्डिंग 4 कैटेगरी होती हैं। सबसे पहली है शिशु, इसमें लोन अमाउंट 50,000 तक होता है। ये मेनली नए या स्टार्टअप स्टेज के बिजनेस के लिए होता है। दूसरी कैटेगरी है किशोर, इसमें 50,000 वन रुपीज से लेके 5 लाख तक का लोन दिया जाता है। ये उन बिजनेस के लिए होता है जो ग्रो कर रहे होते हैं। तीसरी कैटेगरी है तरुण, इसमें 5 लाख से 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। ये स्टेब्लिश बिजनेस के लिए होता है। और सर एक नई कैटेगरी तरुण प्लस भी इंट्रोड्यूस की गई है, जो यूनियन बजट 24-25 में अनाउंस हुई थी और अक्टूबर 2024 में ऑफिशियली नोटिफाई भी की गई। इस कैटेगरी में 10 लाख से 20 लाख तक का लोन दिया जाता है, लेकिन ये उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए जिन्होंने पहले तरुण कैटेगरी का लोन लिया हो और उसको सक्सेसफुली रीपे भी किया हो। सर इन सभी लोन्स को क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट के अंडर कवर किया जाता है, जिस वजह से ये कोलेटरल फ्री होते हैं और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के लिए इजीली एसेसेबल बन जाते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा मेरे कुछ सजेशन है आपके लिए। सबसे पहले तो आप ये प्लेलिस्ट सेव कर लीजिएगा, तो जितनी भी आईडीबीआई बैंक से रिलेटेड इंटरव्यू वीडियोस आएंगी वो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेंगी। इसके अलावा आप आरआरबी पीओ की पुरानी प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। उसमें भी मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, स्पेशली जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और जो बैंकिंग में ऑलरेडी काम कर रहे हैं और ऑफिसर पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए भी मैंने इसमें वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको लगता है आपको बैंकिंग टर्म्स आते हैं बट आप पैनल के सामने एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो ये बैंकिंग टर्म्स की शॉर्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें मैंने पैनल स्टाइल में बताया है कि कैसे एक कैंडिडेट को इफेक्टिव आंसर देना चाहिए पैनल के सामने, जिससे पैनल के ऊपर एक अलग ही इंप्रेशन पड़े और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलें इंटरव्यू में। इसके अलावा दोस्तों अगर आप किसी और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, एक बार आप चैनल को विजिट जरूर कीजिएगा। काफ़ी सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है डिफरेंट डिफरेंट बैंक और इंश्योरेंस इंटरव्यू के लिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी कोई क्वेरी या सजेशन हो या आप चाहते हो कि मैं कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन कवर करूं आपके इंटरव्यू के लिए, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।